ओके, सो नाउ हम लोग आज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी पार्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो ये भी एक मेथड है जहां पे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने दो तरीके ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ लिया वेरिएबल सेपरेशन मेथड, और दूसरा हमने देख लिया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज वाले मेथड के साथ ही साथ ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब गाइस अल्टीमेटली अगर आपने नोटिस किया होगा तो सारे जो हमारे मेथड्स थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, ये सारे मेथड्स कुछ पर्टिकुलर केसेस पे ही लग पा रहे थे। जैसे कि जो वेरिएबल सेपरेशन था, उसमें हमारा जो फंडा रहता था वो ये रहता था कि dy बाई डी एक्स इक्वेशन के एक साइड और दूसरे साइड में x और y के फंक्शंस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड होने चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि हम dy के साथ y वाले एक्सप्रेशंस को रख सके और dx के साथ x वाले एक्सप्रेशंस को रख सके। उसके बाद हमने एक लेवल आगे देखा कि अगर वो मल्टीप्लाइड ना हो, एडेड हो, सब्ट्रैक्टेड हो, ठीक है, लेकिन वो होमोजेनियस फॉर्म में दिया गया, होमोजेनियस एक्सप्रेशन दिया गया, तो हमने उसको पढ़ा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, वहां पे अगेन एक टाइप था कि पहले अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो जो हमने प्रोसेस सीखा हुआ है वो प्रोसेस वहां पे काम नहीं करेगा, है ना। पहले हमने अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो हम उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे, है कि नहीं, ये चीज थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको फॉर्म क्या रहेगा इक्वेशन का? तो आपका फॉर्म रहेगा dy बाई डी एक्स, फॉर्म रहेगा ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स दिख रहा है तो उसके साथ दिखेगा एक कैपिटल पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू क्या है? वेयर p एंड q आर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस इन x। तो p और q जो होंगे या तो कांस्टेंट होंगे, नंबर्स होंगे, या फिर फंक्शंस होंगे x का। ठीक है, और इसमें वो क्या कंसिस्ट करेगा? इट कंसिस्ट ऑफ अ y, जैसे ये y आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला y, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ y एंड अ डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ y हो गया। ओके, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? पहले ये फॉर्म अपने दिमाग में क्लियर कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऐसे समझ सकते हो कि dy बाई डी एक्स में आप y को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो p के साथ कौन लगा हुआ है? y लगा हुआ है। ठीक है, अब p और q क्या है? या तो नंबर्स होंगे या फिर फंक्शन होंगे x का। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस होते हैं, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि हम y को एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ। और इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आ जाए जहां पे dy बाई डी एक्स के साथ एक y का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू q के फॉर्म में दिया हुआ है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस रघवेंद्र? सर मतलब इसमें डिग्री 1 कह रहा है कि ऑर्डर 1 कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 1 कह रहा है, डिग्री के बारे में बात नहीं हो रही है। और बाकी डिग्री देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने जितने भी तीनों सॉल्यूशंस देखे हैं ना, वो तीनों सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही लागू हुआ है ना। वेरिएबल सेपरेशन में भी अगर नोटिस किया होगा तो हमने dy बाई डी एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं था। होमोजेनियस में भी नोटिस किया होगा तो dy बाई डी एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं था। तो फाइनली ये इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर वाला हमारे सिलेबस से बाहर निकल जाता है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऊपर वाला, वो y के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे y को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कह सकते हैं यहाँ पे y के टर्म्स में। ठीक उसी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल सकता है x के टर्म्स में भी। तो उसका फॉर्म क्या होगा? एकदम सिमिलर फॉर्म होगा, एकदम सिमिलर फॉर्म होगा। द डिफरेंशियल इन x इज dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई। ऊपर क्या था? dy बाई डी एक्स था, यहाँ पे dx बाई डी वाई। ऊपर था py, यहाँ पे आ गया p1x। ऊपर था q, नीचे आ गया q1। ठीक है, तो ये अपना दूसरा हो गया। एक हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में जो जिसका फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। तो फाइनली अपने को ये चीज ध्यान में रखनी होती है।
ठीक है, ये वाली चीज ध्यान में रखनी होती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट का कौन सा, y का कौन सा फॉर्म होगा और x का कौन सा फॉर्म होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका p और q ये क्या होने वाले, सो दे आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट्स, दे आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ x, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ओनली वर्ड लगा देता हूँ, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x, और कुछ नहीं चलेगा। तो जरा ये बताओ जल्दी से, इस केस में फिर आपको क्या लगता है P1 और Q1 क्या होंगे? अगर आप ऊपर के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे P1 और Q1 क्या होंगे स्टूडेंट्स, चैट में बताओ मेरे को। परफेक्ट। सो जैसे ऊपर P और Q जो था वो आपका x, मतलब या तो कांस्टेंट होता था या फंक्शन होता था x का, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका P1 और Q1 होगा वो क्या होने वाला है, वो या तो आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली, ठीक है। तो ये आपके होंगे फंक्शंस ऑफ y ओनली, है ना, सिंपल सी चीज। तो ये हो गया जहां पे आप फॉर्म पहचानोगे। अब उसके बाद क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स, आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो गाइज एक बार पहले आपको एनसीईआरटी पे ले चलता हूं। ये देखिए, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पेज है ना एनसीईआरटी का, वो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आगे के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्म क्या है, ये बताया गया। अब यहां से स्टार्ट होता है उसका सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट होता है उसका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन एक्चुअली में वो पूरा एक प्रोसेस डिफाइन किया है कि आप इसमें gx मल्टीप्लाई करो, फिर इस तरीके से फंक्शन को पकड़ो, है ना। यहाँ पे सर्टेन कंडीशन दिए हुए हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आप एक बार घर पे अपने लिए देख सकते हो, अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। बट अगर मैं सिंपली क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ना ही इसका कहीं पे मेरे को डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है और ना ही इससे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही पूछा गया है, ठीक है। तो हमको अल्टीमेटली क्या याद रखना है, ये देखो आपने नोटिस किया होगा तो लगभग ये पूरा एक पेज और यहाँ पे आधा पेज, तो लगभग 1.5 पेज में इन्होंने पूरा जो प्रोसेस है उसको करके दिखाया और अब उसी प्रोसेस को शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है। स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली ये वाला पॉइंट बताऊंगा, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जब आप लोग घर पे एक बार बुक रीडिंग करोगे तो जरूर इस प्रोसेस को समझ जाइएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है ये कैसे आया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने सिर्फ उन 3 स्टेप्स को लिखा हुआ है, क्लियर है ये चीज, ओके। ये मत सोचना कि वो कुछ पार्ट है इंपॉर्टेंट जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे बुक्स में तो वो प्रोसेस भी नहीं दिखाते हैं, वो सीधे ये 3 स्टेप्स लिख देते हैं एंड देन वी सॉल्व, ओके। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करोगे 2 एक्सरसाइज से हम क्या करें, वी आर लर्निंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे भी वो जो प्रोसेस है हम शॉर्ट में उसको ध्यान में रखेंगे और उस प्रोसेस से हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। So the following 3 simple steps are helpful to write the general solutions of a linear differential equation. जो अगले नीचे के 3 स्टेप्स है यही आपके सफिशिएंट है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने के लिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, स्टेप 1, सिंप्लीफाई एंड राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। एक मिनट स्टूडेंट्स, आनंद कुमार ने पूछा है सर जो 3 टाइप्स है एग्जाम में लिखा रहता है कि किस टाइप से सॉल्व करना है या फिर कोई भी टाइप से सॉल्व करना है। तो आनंद इससे एक आइडिया तो लगा कि तुमने अभी तक पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं देखे हैं, खुद से पीवाईक्यूज थोड़ा देखते तो पता चल जाता। बट जनरली आपको अगर उसने सॉल्व करने के लिए नहीं दिया, मान लो कि आपको उसने नहीं बोला कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या आप एक वेरिएबल सेपरेशन के क्वेश्चन को
लीनियर के मेथड से सॉल्व कर पाओगे या होमोजेनियस के मेथड से सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। होमोजेनियस के मेथड से सॉल्व वो नहीं होने वाला। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगर हमारा ठीक ठाक प्रैक्टिस रहता है तो हम क्वेश्चन देख के हमें आइडिया लग जाता है, या कह सकते हो कि जैसे आप dy बाई dx को अलग करके लिखोगे ना, dy बाई dx को अलग करोगे इक्वेशन के एक साइड में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब ये जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, क्या वो वेरिएबल सेपरेशन के फॉर्म में है, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में। आपको वहां से ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा। अब उस आइडिया के बेसिस पे फिर आप क्या कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी मेथड आपको लगेगा आप सॉल्व कर देना। और अगर आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो आपको पता है कि फिर उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है, एक जहां पे वो आपको सिंपली एक इक्वेशन दे दे और बोले इसको सॉल्व करना है, दूसरा जहां पे वो आपको बोल देगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जिस मेथड से बोल देगा वो तो फिर नो ब्लाइंडर वाला केस है, वो तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बताया है तो आप dy बाई dx को अकेला करोगे, राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन से आपको आइडिया लगा लेना है कि वेरिएबल सेपरेशन लीनियर या होमोजेनियस में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको सॉल्व करोगे। ओके, चलो तो मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप 1, सिंप्लीफाई एंड राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू 2। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया गया होगा आप उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, तीन एक्सरसाइज के मतलब एक एक्सपीरियंस से देखा जाए तो dy बाई dx के साथ कभी कुछ लगा हुआ रहता है तो हमको उसको अलग करना होता है ना। तो हमारा dy बाई dx अकेला होना चाहिए, मतलब उसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाइड नहीं चलेगी। तो यहाँ पे भी आपका जो मेन टारगेट होगा वो होगा dy बाई dx को अलग करना। और हो सके तो एक y का फंक्शन अगर आपको अलग दिख रहा है तो y के फंक्शन के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है वो साथ में चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको केसेस बताऊंगा कि अच्छा ये होगा तो क्या ये लीनियर बनेगा कि नहीं, वो थोड़ा बाद में देखेंगे। बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप है जहां पे आप सिंप्लीफाई करके dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखोगे। फिर आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, तो आपका सेकंड स्टेप होगा जहां पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, IF, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो वो जो प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे ना, जो मैंने अभी एनसीईआरटी का जो 1.5 पेज का प्रोसेस दिखाया, उसी प्रोसेस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकाला जाता है उस पूरे प्रोसेस में। तो अब ऐसा समझो कि एक आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज IF, आपसे पूछेगा कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये पूछेगा, आपको डिफाइन करने के लिए नहीं बोलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का e टू द पावर, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं IF, शॉर्ट में IF बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, e टू द पावर। अब पावर में क्या है तो p dx चलेगा, मतलब पावर पे आप p का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x। p का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अभी हमने स्टेप 1 में देखा कि हमारा p जो है वो या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट भी होगा तो भी आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे, और अगर x का फंक्शन होगा तो भी आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो आपका स्टेप 2 क्या होने वाला है, स्टेप 1 सिंप्लीफिकेशन, स्टेप 2 होगा IF निकालना। IF जैसे ही निकाला तो आपका जो स्टेप 3 होगा, उस स्टेप 3 बड़ा सिंपल है, आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ये रहने वाला है। व्हाट विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, तो योर फाइनल सॉल्यूशन विल बी y into integrating factor is equal to integration of q into if dx plus c। ये वाला जो c दिख रहा है दिस इज योर कांस्टेंट, है ना, दिस इज योर कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पहला स्टेप सिंप्लीफिकेशन था, दूसरा स्टेप में आप एक छोटा सा इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो IF निकालने के लिए, तीसरा स्टेप में आप जनरल सॉल्यूशन जब लिख रहे हो तो उस जनरल सॉल्यूशन में आप फिर से क्या करने वाले हो, फिर से एक इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन इस बार इंटीग्रेशन किसका होगा, तो इस बार इंटीग्रेशन होगा जहां पे आप Q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ पहले करोगे मल्टीप्लाई और फिर उसका लोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज यहां पे दोबारा लिख रहा हूं मैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q के साथ क्या आएगा, तो q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा
Q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, और इस मल्टीप्लीकेशन पे स्क्वायर वो लगेगा, समेशन लगेगा प्लस। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। ठीक है, आप एक काम कीजिए, या तो अपने एनसीईआरटी का वो वाला पेज ओपन रखिए, ठीक है, या अगर अब बुक अभी आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आईएफ नोट करो और जनरल सॉल्यूशन नोट करो, बिकॉज नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं एंड देन आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। हो गया? दीक्षा पूछेगी सर अगर P एंड Q फंक्शन ऑफ y होगा तो? दीक्षा देखो, आपका इंटीग्रेटिंग स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि या तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में होगा, तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में हुआ तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा p dy, सॉरी p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। लेकिन अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ x के टर्म्स में, तो उस केस में आपका if हो जाएगा e टू द पावर p dy। ठीक है, ये यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आप ये लोग देख सकते हो, ये वाला पॉइंट। In case the first order linear differential is in the form dx plus dx by dy plus p1x is equal to q1, where p1 q1 are constants or function of y only, then आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e to the power p1 dy, एंड आपका आंसर हो जाएगा x into if is equal to इंटीग्रेशन q into if dy plus c। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल करके जो फाइनल चीज जो मुझे याद है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर dy by dx plus py is equal to q, where p comma q is equal to constant और functions of x only। यहाँ पे आपको दो काम करना होता है, एक आपको निकालना होगा if, वो if आपका हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, और आपका सेकंड हो जाएगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन जीएस लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ ब्रैकेट क्लोज्ड dx प्लस c। और यहीं पे अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन y के जगह x पे आया तो dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, where p comma q is equal to constant और functions of x only, functions of x only। तो यहाँ पे
आपका जो IF होगा, देखो चेंज क्या है IF में, अब आपका e टू द पावर p dy हो जाएगा, और आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF, अब यहाँ पे dy होगा प्लस, ठीक है। और यस यस, जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y है। ओके दीक्षा, तो ये वाला फंडा रहेगा। अब ये मान के चलो दीक्षा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका यहाँ पे अगर पहला वाला टाइप है तो वहां पे p आपका y का फंक्शन हो जाए, p y का फंक्शन नहीं हो। अगर p y का फंक्शन दिख रहा है तो फिर समझ जाना कि आपने क्वेश्चन में गलती की हुई है, वो क्वेश्चन लीनियर के मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ओके अच्छा, इसमें याद रखना एक प्रॉपर्टी है लॉग का जो खूब यूज होता है, भर भर के यूज होता है। क्या यूज होता है यहाँ पे, तो जनरली आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो फॉर्मूला जो आपको दिखेगा वो ये वाला, e टू द पावर log a बेस e। इसकी वैल्यू कितनी होती है, e टू द पावर log a बेस e, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है a। इसकी वैल्यू a क्यों होगी, बिकॉज ये वाला चीज और ये वाला चीज, ये दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये ना खासा यूज होगा। मैक्सिमम यूज in this exercise, maximum use of this formula in this exercise. Okay, डन। तो चलो फिर अब चलते हैं आपके एनसीईआरटी पे। आज की क्लास में ही हम इसको खत्म कर देंगे यहाँ पे, है ना। हमारी क्लास है 1:15 तक, हम इसको यहीं पे निपटा सकते हैं। तो चलिए, वी विल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चलेगा। ओके आप लोग भी इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में कर सकते हो, जिसको थोड़ा भी डाउट है वो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ओके सो एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 3 हमको सॉल्व करना है dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो गाइस जैसे हमको dy by dx दिख रहा है तो हमारे दिमाग में क्या हिट करना चाहिए, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो अगर मैं उस हिसाब से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, है ना, सिंप्लीफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहला स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन है ना। तो स्टेप 1 के हिसाब से अगर देखोगे तो इसमें से जरा y को अलग कर दो, y को अलग कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 1/x बचेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, q का स्क्वायर, x का स्क्वायर है। तो फाइनली ये वाली जो चीज है ये आपका p हो जाएगा, और ये वाली जो चीज है ये आपका q हो जाएगा। ओके वो आपका p और ये आपका q। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। क्लियर, y के साथ कांस्टेंट या x का फंक्शन होना चाहिए। तो 1/x जो है कांस्टेंट ऑब्वियसली नहीं है, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ x, और q वो या तो कांस्टेंट या x का फंक्शन होना चाहिए। अब x स्क्वायर अगेन इट्स नॉट अ कांस्टेंट बट डेफिनेटली इट्स अ फंक्शन ऑफ x। तो अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सेकंड स्टेप होगा टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेशन e टू द पावर p dx करेंगे ना, तो p dx मतलब क्या हो जाएगा, 1/x dx। अब 1/x dx क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x dx, बताइए जल्दी। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/x, यस निधि राघवेंद्र करेक्ट। देखो लॉग मत लिखना, ln लिखना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला भी ln कहता है, ठीक है। ln लिखोगे, ln क्या होता है देख लीजिए, अगर किसी के मन में वो डाउट है तो log x बेस e इज इक्वल टू ln x। तो
तो ये एक पॉइंट है जो अपने को दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। एंड दूसरा, इंटीग्रेशन 1/x जो होता है ना, आप उसको ln x लिखोगे। क्या लिखोगे आप? ln x लिखोगे। अगर आप log x लिखते हो और बेस अगर छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज log जब बोला जाता है, आप लोगों को लॉगरिथम में पढ़ाया गया है कि जब हम सिंपली log x बोलते हैं ना, तो वहां पे log का बेस माना जाता है 10, ठीक है। और जब हम ln x बोलते हैं तो वहां पे log का बेस माना जाता है e, और यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है उसमें log का बेस e रहता है, ठीक है। तो e टू द पावर ln x होगा, ठीक है, e टू द पावर ln x होगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या करना है? जो वही था, प्लस सी का ही था। हाँ, तो ये जो प्रोसेस आपको डिफाइन किया गया है ना राघवेंद्र, इस प्रोसेस में उन्होंने, आई थिंक इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। इसका आंसर आपको राघवेंद्र ये वाले स्टेप पे मिल जाएगा, ठीक है। चूज gx इन सच अ वे दैट RHS बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ y इनटू gx। तो आई थिंक वहां से आप इसको देख लेना, ओके, वहां से देख लेना इसको। तो e टू द पावर ln x, अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताया था। तो यहाँ पे क्या बचेगा? if, आपका if बचेगा x। नेक्स्ट इज स्टेप 3। स्टेप 3 में अब हमको लिखना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x है, इज इक्वल टू, अब लगाओगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आप करोगे q इंटू आई एफ। तो q है आपका एक्स स्क्वायर और आई एफ भी है आपका x, और इनका लगेगा इंटीग्रेशन प्लस c। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। x को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 4 प्लस c बाई एक्स, क्योंकि x को दूसरे साइड में भेजेंगे तो x का पावर 4 x से डिक्रीज हो जाएगा और c के नीचे भी आपका x आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी भी तरीके का? अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल शुरू किया था, पिक किया है। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा सिंपल आ गया, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब मान लो जैसे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है साइन एक्स, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स आता, तो अब आपको क्यू इंटू आई एफ जब करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ जाएगा वहां पे। यहाँ पे क्या था कि Q और IF दोनों एल्जेब्रिक थे, तो मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल एल्जेब्रिक बन गया। लेकिन वहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना पड़ सकता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है, या कुछ दूसरा मेथड भी लग सकता है, ठीक है। बाकी अगर एक्सपीरियंस से कहूँ तो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है सबसे ज्यादा। आशीष कह रहा है फर्स्ट स्टेप एक बार रिपीट फिर से। आशीष फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो आप आए थे थोड़ा लेट, ठीक है, तो इसीलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, बट ये फॉर्म याद रखो कि आपको या तो इस ब्लैक कलर से जो लिखा हो, या तो इस फॉर्म का इक्वेशन होगा या फिर इस फॉर्म का इक्वेशन होगा। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन हुआ तो पहला टर्म देखो dy बाई डी एक्स अकेला है, सेकेंड टर्म देखो पी वाई है, तो y के साथ एक p मल्टीप्लाइड है, और फिर इक्वल टू के बाद एक और आ रहा है q। तो आपको y और dy बाई डी एक्स तो क्लियरली दिख रहा है, मन में आ रहा होगा कि p और q क्या है। तो ये देखो यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है, p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x ओनली, ठीक है, या तो वो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। तो अब आपको वहां पे क्या करना है, आपको पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालोगे? तो वो होता है e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन p dx, और p तो हम वहां से ऊपर से लेंगे और वही p को यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सेम चीज यहाँ पे की गई है। हमारे पास क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप पिछले वाले फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हो, तो पहला टर्म तो dy बाई डी एक्स है, वहां पे दूसरा टर्म होता था पी वाई, तो और यहाँ पे हमारा दूसरा टर्म है y बाई एक्स। तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो वहां से p कितना मिलेगा आपको?
वन बाई एक्स मिलेगा। और वहां पे इक्वल टू के बाद आता था क्यू, यहाँ पे इक्वल टू के बाद है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर हमारा क्यू की तरह काम करेगा। तो मैंने स्टेप वन में वही पी और क्यू को मार्क किया है। फिर स्टेप टू में हमने निकाला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता था, और पी की जगह पे मैंने वन बाई एक्स पुट कर दिया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग एक्स एल एन एक्स। तो ई टू द पावर एल एन एक्स, फिर यहाँ पे लगेगी प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। एल एन मतलब लॉग का बेस ई है, तो जब लॉग का बेस और नॉर्मल बेस दोनों सेम होते हैं तो उस केस में कट के हमारे पास आर्ग्यूमेंट बचता है जो कि एक्स होगा। तो दिस वाज स्टेप वन एंड स्टेप टू। क्या ये चीज क्लियर है अब? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए अब हम टाइम का थोड़ा सही यूटिलाइजेशन करते हैं। हमारे पास लगभग लगभग 24 और 15 40 मिनट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कीजिए और चैप्टर को आज यहीं पे खत्म कीजिए। कल हम वेक्टर से शुरू करेंगे। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। चलो, एक ट्रिगोनोमेट्री वाला ये वाला पिक करो, क्वेश्चन नंबर 5। और एक पिक कीजिए ये वाला 6। चलो 5 और 6, दो क्वेश्चन शुरू करो सबको। मैं अभी आपको देता हूँ 10 मिनट का टाइम दोनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगा। बाकी कोई भी बिल्कुल भी उसका हेल्प ना ले, ठीक है। 5 और 6 आई थिंक सबके पास बुक है ना, तो मैं बोर्ड पे चलता हूँ। देवांश कह रहे कि सर अगर y से p अलग ना करना हो फर्स्ट स्टेप में, तो क्या x का पावर 0 ले सकते हैं क्या? देवांश अगर मान लो खाली वहां पे y लिखा हुआ है, खाली y लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उस केस में आपका p जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, p आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो गया वो। सो मैं वापस से स्लाइड पे जा रहा हूँ, और स्लाइड पे मैं इस क्वेश्चन पे आके रुका हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ क्या करना है। 10 minutes, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
अनिमेश अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन देखे हैं, जिसमें एक dy बाई डी एक्स वाला है और एक dx बाई dy वाला है। तो यहाँ जो आपने भेजा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब वो बस अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। तो आप इस टाइप को सॉल्व करना सीखोगे यहाँ पे, ठीक है, आप इस टाइप को सॉल्व करना सीखोगे। राघवेंद्र डन, गुड। राघवेंद्र एक काम करो, एनसीईआरटी खत्म कर लो फटाफट। थोड़ा सा चेक करो कितने देर में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो लॉटरी रहेगा, लॉटरी। एरिया अंडर कर्व में लोग फंसते भी है थोड़ा मोड़ा, बट इसमें बिल्कुल नहीं फंसेंगे। और आनंद राज ने आंसर को टाइप किया है। आनंद क्या कहते हैं, आंसर तो अभी नहीं पता। होपफुली यू हैव डन इट करेक्ट। 5 हो चुका है, 6 पे चलो। y into e to the power 10x is equal to e to the power 10x into 10x minus 1। कांस्टेंट लिखना भूल गए शायद, कांस्टेंट आएगा आनंद, ठीक है। कांस्टेंट को मत भूलना, आधा नंबर लेके जाएगा वो। देवांश कह रहा है मेरा आंसर खतरनाक आ रहा है, तो आप टॉपिक भी तो खतरनाक कर रहे हो। एक आंसर आया है आनंद का, y इंटू ई टू दावर 10x इज इक्वल टू ई टू दावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस 1 प्लस सी। आनंद कह रहा है सर सब्जेक्टिव होगा तब ना, सब्जेक्टिव होगा ही होगा, हमको बहुत भरोसा है इस बार। आप लोगों की जो मनोकामना है ना कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या बोर्ड्स कैंसिल हो जाए, वो शायद नहीं होगा। दिल्ली में केसेस ऑलरेडी डिक्रीज करने लग गए हैं। सिद्धांत कह रहे हैं जय कोरोना। रुको 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 रुको, जय कोरोना है। आनंद कह रहा है बिहार में नहीं ना हुआ है, बिहार में कोई भी चीज नहीं होती है, बिहार सरकार तो दबा के रखती है। आपको पता है एनटीएसी का एग्जाम होने वाला था 16 जनवरी को। बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स ने अपने वेबसाइट पे अनाउंसमेंट डाला है कि एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन अपने बिहार सरकार ने ना ही एग्जाम कैंसिलेशन का पोस्ट डाला है ना ही कहीं भी किसी तरीके का इंफॉर्मेशन दिया है। लास्ट डेट सुबह 16 तारीख के सुबह तक भी लोग देख रहे थे कि कहीं पे एडमिट कार्ड तो नहीं आ गया। वेरी गुड शिवम। हाँ, लास्ट ईयर का प्रॉब्लम हुआ है सिद्धार्थ। सही बात है, मुझे भी ऐसा यही लगता है कि वो बिहार बोर्ड का एग्जाम होना है ना फरवरी में, तो वो एग्जाम करवाएगा उसके बाद वो बंद बंद करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। क्योंकि ये लोग हेडेक नहीं लेना चाहते, ये लोग का है कि बाकी को जो हो होते रहे। 8 मिनट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन शुरू करूंगा।
चलिए, सो आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। आध्या कह रही है 5 और 6 हो गया। गाइस जिन जिन लोगों का 5 और 6 हो गया ना, प्लीज आप वेट मत कीजिए, एनसीईआरटी को खत्म कर लीजिए, ठीक है। कुछ सिमिलर सेम क्वेश्चन मिलेगा बट एनसीईआरटी खत्म कर लो, इसी बहाने टॉपिक यहाँ पे टाइम का सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा आप लोगों का। आधा घंटा अभी भी हमारा बाकी है। आनंद ने क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर टाइप कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, cos square x dy by dx plus y equal to tan x। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टेप 1 क्या था। स्टेप 1 याद कीजिएगा, अगर dy by dx दिख रहा है तो प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखना है। राघवेंद्र कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 10 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 तो लीनियर डिफरेंशियल ही नहीं है, ये वाला नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आप इसको राघवेंद्र, अगर आप इसको dx by dy में कन्वर्ट कर दो तो dx by dy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा ना। अब हो जाएगा क्या? देखता हूँ निखिल, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है राघवेंद्र, ये वाला फंडा लगा लो, dx by dy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वैसे ये वाला जो है ना dx by dy वाला सिलेबस से बाहर का है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस स्टूडेंट्स। मतलब कि आपको सिर्फ पहला वाला फॉर्म ही मिलेगा, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q वाला फॉर्म ही मिलेगा आपको। dx by dy वाला फॉर्म यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपके बोर्ड एग्जाम्स में। हाँ, तो आई वाज सेइंग, चलो अब डिस्कस करते हैं फटाफट सॉल्यूशन जिनसे नहीं। स्टेप 1 क्या है? तो स्टेप 1 है कि मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है dx by dy प्लस py इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे cos स्क्वायर x जो dy by dx के साथ मल्टीप्लाइड है उसको मुझे हटाना है उधर से। कैसे हटाओगे? तो मानो कि आपने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से। क्या किया आपने? पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर x से वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो dy by dx प्लस y by cos स्क्वायर x is equal to tan x into tan x divided by cos square x। अब स्टूडेंट्स 1 by cos square x क्या होता है? तो 1 by cos square x तो अपना sec square x होता है। तो ये हो जाएगा आपका sec square x y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी sec में कन्वर्ट कर लोगे आप तो tan x into sec square y। ओके ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर p, दिस एंटायर थिंग विल बी योर क्यू। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना स्टेप 1। कहीं भी दिक्कत होगा इंस्टेंटली प्लीज रेज योर हैंड करना। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 कह रहा है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो वो हो जाएगा e टू द पावर p dx। अब e टू द पावर p dx में क्या होगा? e लगाया, पावर में रखा है अपने आप sec स्क्वायर x dx, क्योंकि p का वैल्यू तो sec स्क्वायर x था। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो वो होता है tan x। तो ये आएगा आपका e टू द पावर tan x, ठीक है। अब दूसरी चीज आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या tan और x e कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा, सिर्फ log होता तो ही कटता, ठीक है, वो भी एलन होता। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ओके, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो मत घबराना, है ना। या जैसे रिवांश के लैंग्वेज में खतरनाक लग रहा होगा तो रहने देना, है ना, खतरनाक पार्ट हम लोग कर रहे हैं ऐसे भी। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन का। तो जनरल सॉल्यूशन में हमको क्या करना होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e टू द पावर tan x, है ना, e टू द पावर tan x। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया, पहले इंटीग्रेशन किया, फिर q इंटू आई एफ होगा ना। अब q क्या है आपका? तो q है आपका q है हमारा tan x स्क्वायर x। तो e टू द पावर tan x इंटू tan x इंटू
sec स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज्ड dx प्लस c। तो अब राइट हैंड साइड में ना ये बड़े से चीज का मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग के 2 स्टेप बता रहा हूँ, इसके आगे का इंटीग्रेशन आई विल एक्सपेक्ट कि बाकी लोग खुद ही कर लेंगे। तो y इंटू ई टू द पावर 10x तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी फिलहाल एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे यहाँ पे आई थिंक ये बाई पार्ट्स तो लग रहा है, लेकिन देखो 3 फंक्शन है। अब 3 फंक्शन का बाई पार्ट का कोई लॉजिक मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ना ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इसको t अज्यूम करते हो, tan x को अगर t अज्यूम करते हो तो sec स्क्वायर x dx जो है वो आपका dt बन जाएगा, है ना। sec स्क्वायर x dx आपका dt बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर राइट हैंड साइड, यहाँ पे ठीक है, इसके लिए। सो लेट tan x इज इक्वल टू t। तो tan x को अगर t माना तो sec स्क्वायर x dx ये आपका dt हो जाएगा। तो वो जो इंटीग्रेशन है ना, वो इंटीग्रेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर t, क्योंकि e टू द पावर tan x है, tan x को तो t मान लिया है, तो e टू द पावर t हो गया। फिर इनटू, अब ये जो tan x दिख रहा है इसको तो मैंने t ही माना हुआ है, और इसके बाद जो sec स्क्वायर x dx है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो आपका dt हो जाएगा। तो अब आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर t इंटू टी dt। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा सकते हो आप, बाई पार्ट्स लगाओगे तो वो आइलेट लगाना पड़ेगा, आइलेट के हिसाब से आपका t पहले आएगा, e टू द पावर t बाद में आएगा। तो u इंटीग्रेशन v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, अब t का डिफरेंशिएशन 1 और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, है ना। तो ये फाइनली आपका क्या बन जाएगा, t इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t। तो फाइनली अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, है ना, तो t का वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। तो t का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे पहले e टू द पावर t अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ रहा है t माइनस 1, ब्रैकेट में आ रहा है t माइनस 1, और उसके बाद t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो e टू द पावर 10x ब्रैकेट में tan x माइनस 1। तो ये तो मैंने पूरा ही इंटीग्रेट कर दिया, और तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ये है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, एफ ए करके लिख रहा हूँ, एफ ए फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x ब्रैकेट में tan x माइनस 1 प्लस c। अब अगर आप y को अकेला रखना चाहते हो तो आपको e टू द पावर 10x को भेजना पड़ेगा राइट साइड में। तो अगर आप वो करते हो तो आपका यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, यहाँ से e टू द पावर 10x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 और c डिवाइडेड बाई e टू द पावर 10x। अब ये e टू द पावर 10x को अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 10x। अब इसमें से कोई भी जगह पे अगर आप रुकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैंने आप लोग को यही सजेस्ट किया हुआ है कि कोशिश यही रखो कि e आपका अकेला हो, इक्वेशन के एक साइड में e आपका अकेला हो। तो e अगर आपने अकेला कर दिया तो अब अगर आप इस स्टेप पे हो या फिर इस स्टेप पे हो, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सिंपल था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, दैट्स ऑल, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन जनरल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को भी? एनी इश्यूज? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता पड़ेगी, मैं आपको स्टार्टिंग का 2 स्टेप बता देता हूँ। रिया कह रही है कि सर 6 हो गया, निखिल का भी 6 हो चुका है, ठीक है, बढ़िया। तो मैं 6 को यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना, वहां पे लिखने में टाइम क्यों स्पेंड किया जाए। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर तो अब नहीं बचेगा, एक्स बचेगा वहां पे, है ना, क्योंकि हम एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। एक्स से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड है और हमको dy बाई डी एक्स को अकेला करना है, तो एक्स लॉग एक्स।
अब अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हो तो यू विल फाइंड दैट p का वैल्यू है 2/x और q का वैल्यू है x log x, राइट। अब आपको इसके बाद स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर p dx, मतलब 2 बाई e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स dx। अब स्टूडेंट्स 2 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 2 log x, क्या हो जाएगा वो 2 ln x, 2 ln x। अब इस 2 को पहले आप ले जाओगे अंदर, 2 को ले जाओगे अंदर तो ये बन जाएगा e टू द पावर ln x का स्क्वायर। और अब ये ln का बेस e है और नीचे भी e दिख रहा है तो कट के क्या बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ x स्क्वायर। तो जो लोग भी सॉल्व कर रहे हैं प्लीज वेरीफाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, x स्क्वायर। और याद रखना ये चीज, जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो और ऊपर इंटीग्रेट करने के बाद लॉग आ रहा है तो हमेशा वो लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमेशा वो लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो अब आपका जनरल सॉल्यूशन का टाइम आ गया। तो अगर मैं जनरल सॉल्यूशन देखूं सो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा सा इंटीग्रेशन x का स्क्वायर इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। अब ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया आपका एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो फिर से यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मेनली आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसके क्वेश्चंस कुछ खास आपको मुश्किल नहीं मिलने वाले, बाकी यही है एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन जो है जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं और आधे क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो जो जो लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद आप अपना जनरल सॉल्यूशन निकाल सकोगे। देखते हैं बाकी क्वेश्चन में कुछ है क्या। ओके वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। चलिए स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा बात कर लिया जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तो जरा क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई कीजिएगा सब कोई। सही है निखिल जो आपने सॉल्यूशन भेजा है ना। इक्वेशन बनाना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ दिक्कत कहाँ हो सकती है, इक्वेशन बनाने में, है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ के बस थोड़ा सा कोशिश करो इक्वेशन सही बन जाए।
वेरी गुड राघवेंद्र, आपने सॉल्व कर लिया। Find the equation of a curve passing through the origin, given that the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of coordinates of the point. क्या सबने इक्वेशन बना लिया है? यस यस रविशंकर, यही होगा, यही होगा। इक्वेशन नहीं बना, चलो तो देखो इसमें मैं क्या रखूंगा कि सबसे पहले ना यार यहाँ पे क्योंकि हम किसी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो कर्व का तो अपना इक्वेशन होता है कि नहीं होता है? किसी भी कर्व का अपना इक्वेशन होता है और आप उसी कर्व के इक्वेशन को ना डिफरेंशिएट करते हो। तो हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द इक्वेशन बी द कर्व एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 वगैरह नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। मान लेते हैं कि यही वो कर्व है जो कि आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। अब मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो भी मेरा कर्व है वो एक्स और वाई के टर्म्स में है। अब है कि नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बट क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में यही देखते हैं कि हम जब dy बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं तो dy बाई डी एक्स हमारा x और y के टर्म्स में आता है, तो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन भी x और y के टर्म्स में होगा। तो बस इतना फंडा हमने रखा, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट, यहां से आपका होता है इंफॉर्मेशन शुरू जिसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। सो गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स। इज मतलब इक्वल टू, अब वो किसके बराबर है? तो इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये अपना कर्व हो गया और इस कर्व पे आप इस वाले पॉइंट पे कर्व पे आप इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हो, है ना। कर्व पे अगर आप इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हो तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का एक वैल्यू होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? हमारा स्टेटमेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या बनेगा? उस पॉइंट पे जो हमारा स्लोप है dy बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स दिख रहा है, मतलब कि हम इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पी वाई के हिसाब से हमको y को लेकर आना होगा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको यहां से p मिल जाएगा -1 और q मिल जाएगा +x। तो फाइनली अब अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना देखें यहाँ पे, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 dx, और -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे e टू द पावर -x आ रहा है। फिर बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा क्या रहेगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if, है ना। तो q आपका x हो गया, if आपका e टू द पावर -x हो गया dx। ओके, x इंटू e टू द पावर -x dx प्लस c। अब ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से यूज करना पड़ जाएगा बाई पार्ट्स। ओके, बाई पार्ट्स। क्या ये चीज कोई डाउट है किसी को भी? प्लीज मेरे को चैट में बताओ, अगर कोई डाउट है किसी को भी तो चैट में बताओ। एनीवन?
आया समझ में? तो पॉइंट एकदम क्लियर देखिए, एक स्टार्टिंग का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को अपने को बस समझना है कि उस प्रोसेस में हम जनरल फॉर्म पे चलते हैं इक्वेशन का, जनरल फॉर्म पे चलने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट? दिव्यांशु का सवाल है सर जीएस को आइलेट पे सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल, वो जो आपको x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है दिव्यांशु, उसमें आपका जो x हो जाएगा वो आपका एल्जेब्रिक हो गया, और e टू द पावर माइनस एक्स आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। तो आइलेट के हिसाब से x को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, e टू द पावर माइनस एक्स को आप सेकेंड फंक्शन मानोगे, ठीक है? तो दिस इज इट। अब दो तीन चीजें हैं, एक अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट थर्सडे को बात किया था कि हम इंटीग्रेशन के लिए इस हफ्ते के 2-3 क्लासेस लेंगे, बट उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे दोनों क्लासेस ही कैंसिल हो गए मकर संक्रांति के कारण, है ना? तो अब अगर मैं 3 क्लासेस उसमें और अलॉट करता हूँ, मैं इसके एक्सरसाइज के लिए तो मुझे नहीं लगता अब किसी क्लास की जरूरत है, तो अगर अभी मैं उसके लिए 3 क्लासेस एक्सटेंड करता हूँ तो ये वीक निकल जाएगा। अगवेंद्र पूछा सर यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे निकल रहा है, तो एक्सएम में जनरल करके छोड़ देंगे या पर्टिकुलर भी निकालेंगे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व बोला है ना, वेयर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। इधर इधर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ, आपका यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपका कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, या राइट, ठीक है स्टूडेंट्स देखो, इस केस में ना अभी आपका जनरल सॉल्यूशन के बाद, इनफैक्ट याद रखना जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें चीज छुपी हुई रहती है, तो यहाँ पे अब आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंस द कर्व passes through since the curve passes through origin, तो आपको बेसिकली x को 0 पुट करना है, जो भी आप सॉल्व करके इंटीग्रेट करके लाओगे ना वहां पे पुट x is equal to 0, y is equal to 0 in general solution, and then get c and get the value of c आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, और वहां से आप अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लोगे, राइट? यही था शायद आर्गुमेंट। हाँ ठीक है, तो चलो, तो मैं ये कह रहा था कि अब कल की क्लास में ना व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि आई विल लीव द इंटीग्रेशन वाला पार्ट हियर। फर्स्ट वी विल कंप्लीट 3D वेक्टर, 3D वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी को हम 15 फरवरी तक खत्म करने का टारगेट रखते हैं, एंड देन वी कैन हैव अ प्रॉपर रिवीजन फॉर इंटीग्रेशन। मैं पहले सोच रहा था, जैसे थर्सडे को बात हुई थी कि मैं 3 दिन देता इंटीग्रेशन के लिए, बट 3 दिन में थोड़ा सा हड़बड़ी भी हो जाएगा, और अभी मुझे ये दिख रहा है कि मेरी 2 क्लासेस फ्राइडे सैटरडे की निकल चुकी है, तो ये वीक कहीं ना कहीं फिर इसी में निकल जाने वाला है, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ 3D वेक्टर वाला पार्ट, बिकॉज देखो 3D वेक्टर मुश्किल टॉपिक है, अगर मैं इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में देखूं तो इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, लोगों को समझने में ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। वो 3D वाला जो टॉपिक है ना वो ऑनलाइन में लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज वहां पे विजुअलाइज करवाना थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है? तो आई टेक द हेल्प ऑफ सम एनिमेशंस, क्लास में वो सारी चीजें आसानी से बताया जा सकता है कि इसको ये अज्यूम कर लो, इसको ये अज्यूम कर लो। तो दिस इज माई प्लान, एक बार हम 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं 15 फरवरी तक, देन वी विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है? बिकॉज देखो आप सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? स्पेशली वो लोग जो लोग सितंबर में इंटीग्रेशन की क्लास में बड़े नॉन सीरियस थे, अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप हमारा 3D वेक्टर के साथ अपना इंटीग्रेशन को थोड़ा करके पढ़ते रहो, या फिर आप अभी इंटीग्रेशन को आज यहीं पे खत्म करो शाम को, जितना आपको इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद, ठीक है? एंड कल से जब मैं 3D वेक्टर कराऊंगा तो कंप्लीट फोकस उस पर देना, मतलब उसको एकदम अच्छे लेवल पे सॉल्व करना, बिकॉज 3D वेक्टर को मिला के लगभग 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना? 14 मार्क्स आई थिंक, हाँ 14 था, 14 या 16 जितना मुझे याद आ रहा है, तो 14 या 16 जो भी हो, अब पूरा इंटीग्रेशन जो है 18 नंबर का है, ठीक है? जिसमें आपने देख लिया कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है
वो चैप्टर 7 पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। तो चैप्टर 7 अगर किसी का अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसको 8 9 में दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो अगर हम अगले एक महीने में बाकी के जो 22 नंबर है, 18 नंबर इंटीग्रेशन तो बचा 22 नंबर, तो बाकी 22 नंबर अगर हम एक महीने में थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके उसको खत्म कर ले, तो उसके बाद हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स और तक कम से कम 45 दिन का टाइम होगा, कम से कम, ठीक है। तो उस 45 दिन में फिर आप 15 दिन प्रॉपर इंटीग्रेशन में आराम से दे सकते हो। इंटीग्रेशन को 0 से शुरू करके भी आप एंड तक खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो माय आइडिया वुड बी कि आज के दिन आप लोग इसको यहीं पे पूरा खत्म करो शाम को, ठीक है। एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट विथ 3D वेक्टर, मतलब मैं पहले वेक्टर शुरू करूंगा, वेक्टर के बाद 3D पे चलेंगे। सिद्धांत कह रहा है तब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, होपफुली सिद्धांत, बट अभी फिलहाल जनवरी में तो मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा। इनफैक्ट अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे 15 फेब तक कोई चांस नहीं दिख रहा ऑफलाइन क्लासेस खुलने का, ठीक है। सो दिस वुड बी माई प्लान। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा वेक्टर पढ़ सकते हो। इनफैक्ट आपको नहीं पता होगा शायद, क्लास 11th में एक चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री के नाम से, ठीक है। क्लास 11th में एक चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री के नाम से, जिसको हम 11th में नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें लगता है 12th में जब वेक्टर 3D कराएंगे तो उसी में डिस्कस करेंगे। तो कल का जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा वो 11th के उस पे बेस्ड होगा। तो 11th का वो वाला पार्ट पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसका ऑलमोस्ट सारा चीज कहीं ना कहीं यूज होता है 12th के 3D में, ठीक है। तो उसको समझाने के बाद वेक्टर पे चलेंगे, और फिर वेक्टर के बाद जो प्रॉपर 12th का 3D है वो चलेगा, ओके। तो पहले 11th का 3D वाला, फिर 12th का वेक्टर, और फिर 12th का 3D। तो दिस विल बी द प्रोग्रेशन, ओके। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक चीज मेरे को कंफर्म करना, क्या आपको इसका डिस्कशन के लिए कल क्लास चाहिए? इस टॉपिक के उसके कारण आपको चाहिए? आई डोंट थिंक सो ना, टॉपिक बहुत आसान था ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। स्टिल अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो वी विल हैव द डिस्कशन लेटर ऑन, ओके। रहा बात आर डी शर्मा से क्या क्वेश्चंस करना है नहीं करना है अभी इस टॉपिक का, आई विल सजेस्ट कि लेट्स कीप इट असाइड फॉर नाउ, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। बिकॉज मुझे पता है अगर आप लोगों ने सितंबर अक्टूबर वाले पीरियड में चैप्टर नंबर 7 जो इंटीग्रेशन का जितना मैंने आर डी शर्मा से करवाया है, अगर वो सही से किया हो तो आपको एक्चुअली में 8 और 9 के लिए आर डी शर्मा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अनिमेश, मेरा वही पॉइंट था, मैं समझाना चाहता था आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो आप कल से पूरा वेक्टर 3D पे फोकस करो, इंटीग्रेशन 18 नंबर है और बाकी चीजें 22 नंबर है। तो कोशिश ये हो सकती है कि हमने अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा वो ठीक है, अगले एक महीने में हम 22 नंबर को पहले पूरा सिक्योर कर लेते हैं, और उसके बाद 15 फरवरी 16 फरवरी से लेके जो हमारा बोर्ड का एग्जाम्स होगा उसके बीच में कम से कम 40-45 दिन का रहेगा, तो गैप रहेगा। तो उस 40-45 दिन में फिर हम 15 दिन देकर इंटीग्रेशन को अच्छे से खत्म कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी द टाइम जहां पे मैं भी इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। बाकी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना चाहते हो तो अभी से थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि दिन में अगर आप आधा घंटा 40 मिनट डेली इंटीग्रेशन को देते हो ना अगले एक महीने के लिए, तो जब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो थोड़ा थोड़ा टाइम इंटीग्रेशन को देते रहो, सिर्फ एनसीईआरटी करो, उससे ऊपर अभी बिल्कुल मत जाओ चैप्टर 7 के लिए, ठीक है। और नहीं तो आप कल पूरा वेक्टर से शुरू कर सकते हो, और जब वेक्टर सीरीज खत्म हो जाए तो अब इंटीग्रेशन कर लो, या आपके खुद के लोड और कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। बट यस, आफ्टर 15 फरवरी आप इतना मेक श्योर हो सकते हो कि आई विल कीप अ प्रॉपर रिवीजन फॉर इंटीग्रेशन, प्रॉपर रिवीजन रखूंगा उस टाइम। So this will be it, ending the class here students, okay। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।